नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम देखेंगे हिंदी गद्य का विकास, आधार ग्रंथ आपका जो है दृष्टि बुक। और वाचन आइए करते हैं, पढ़ते हैं और उसको समझते हैं हिंदी गद्य का विकास को। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और यहाँ पे बहुत ही सटीक चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जो आगामी एग्ज़ाम होगा। और दिसंबर वाली सीरीज, दिसंबर वाला सेशन जो होगा आपका दिसंबर में, अब तो हो चुका है, परीक्षाएं हो चुकी हैं। और 27 अगस्त को आपका पेपर था। जिनका जिनका कैंसिल हुआ है उनका 4 सितंबर 2024 को होगा। वह आप देख लीजिएगा 21, 27, 28 इस डेट को। और जिस शिफ्ट में है वह एक वीडियो भी बना है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट पे आप नोटिस भी देख सकते हैं। नहीं देखे हैं तब, ऑलरेडी जिसका है सब देख लिए होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। वीडियो में इसमें भी जाकर देख सकते हैं कि कैंसिल एग्ज़ाम का डेट कब कब है। मतलब किस किस डेट का कैंसिल हुआ था, उसका एग्ज़ाम कब है। 4 सितंबर को है सभी विषयों का जो कैंसिल हुआ है, जिन सेंटर का। और आपका 4 सितंबर को दूसरे पाली में होगा सभी का। ठीक है, देख लीजिएगा उसको, और वेबसाइट पे भी जाके अच्छे से देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। हिंदी गद्य की परंपरा आदिकाल से ही मिलने लगती है। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली। गद्य के उक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य को सबसे पुराना माना जाता है। आदिकाल में हिंदी गद्य की निम्न पुस्तकें मिलती हैं। आदिकाल में कौन कौन? कुवलय माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर इत्यादि, यही सब हैं आपके आदिकाल में हिंदी गद्य की पुस्तकें। इनका वर्णन आदिकाल वाले भाग में पहले ही हो चुका है, तो उससे नहीं मतलब है, हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं। अब देखते हैं राजस्थानी गद्य, जो सबसे पुराना माना जाता है। उसमें देखते हैं राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचना है उसके रचनाकार। जैसे कि धनपाल कथा रचना है, 14वीं सदी की है। रचनाकार यहाँ पे पकड़ में नहीं आते कि कौन है। तत्व विचार है 14वीं सदी का, इसमें भी नहीं पता चलता कि इसके रचनाकार कौन है। पृथ्वी चंद्र चरित्र आपका 1421 का, इसके रचनाकार माणिक्य चंद्र सूरी हैं। पंचाख्यान 1847 का, इसके रचनाकार फतेहराम बैरागी है। और पृथ्वी चंद्र चरित्र को वाग विलास भी कहा जाता है, यह तथ्य भी याद रखें। इसीलिए इस पर स्टार लगाया गया है, यानी कि उसके बारे में और भी जानकारी दी जाएगी, ऐसा मतलब लगाया जाता है। उसको स्पेशल दर्जा दिया जाता है कि इसमें कुछ और चीज़ें बताई जाएंगी, तो इसीलिए यहाँ पे दिया था। और इसको अन्य नाम से जाना जाता है, वाग विलास। ठीक है। और ब्रजभाषा गद्य को देखें तो ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचना है, उसके रचनाकार देखते हैं। जो रचना श्रृंगार रस मंडन है, उसका समय तो नहीं पता चलता, लेकिन रचनाकार विट्ठल नाथ है। 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब रही है। और 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 और 252 वैष्णवन की वार्ता दोनों आपकी 17वीं सदी का उत्तरार्ध है, यानी कि वहीं आपका 1650 से पहले। इसके जो रचयिता हैं, रचनाकार है गोकुलनाथ हैं। यह तो पूछा गया है कई बार इन रचनाकारों को ऑप्शन में, नेट के एग्ज़ाम में। अष्टयाम 1603 का है, इसके रचनाकार नाभादास हैं। अगहन महात्म्य 1623 का है, बैकुंठ मणि शुक्ल इसके रचनाकार हैं। बैताल पच्चीसी 1710 का है, सूरती मिश्र इसके रचनाकार हैं। सेवक चरित 1779 प्रियादास के द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी की भाषा वचनिका 1795 का लाला हीरालाल के द्वारा लिखा गया है। राजनीति 1802 लल्लू लाल ने लिखा है। माधव विलास, लल्लू लाल का नाम तो सुना ही होगा। और माधव विलास भी 1817 का है। माधव विलास भी का कहने का मतलब यह भी लल्लू लाल का है, और राजनीति भी लल्लू लाल का है। राजनीति 1802 का है, माधव विलास 1817 का है। अगला है सोमवंशन की वंशावली, 1828 का है, माणिक लाल ओझा के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल का जब अकेले नाम आए तो रामचंद्र शुक्ल ही कहा जाता है। उन्हीं को कहने का मतलब होता है रामचंद्र शुक्ल की तरफ ही इंगित रहता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। संवत में 57 घटा दीजिए, सन आ जाएगा।
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप मानते हैं। यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक विट्ठलनाथ की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। विट्ठलनाथ की यहाँ पे हमने देखा ना, विट्ठलनाथ की जो श्रृंगार रस मंडन है यहाँ पे, उसके अलावा श्रृंगार रस मंडन के अलावा आपका यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक भी इन्हीं की रचना है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता में वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट वाली कथाएं लिखी गई हैं, यानी इसका विषय वस्तु यहाँ पे बताया गया है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता का। अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है अष्टयाम में, और इसमें 84 और 52 में वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा है। अष्टयाम में राम, भगवान राम, दशरथ पुत्र भगवान राम। अगला है बैकुंठ मणि शुक्ल ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के आश्रित थे, यह भी जानकारी के लिए है। अब हम लोग बढ़ चलते हैं खड़ी बोली। राजस्थानी के बाद ब्रज हमने देखा, ब्रज के बाद अब खड़ी बोली देखेंगे। खड़ी बोली का गद्य, और इसमें इसके अंतर्गत पहले आएगा दक्षिणी हिंदी का गद्य देखते हैं। इसके अंतर्गत खड़ी बोली गद्य के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी हिंदी के रूप में मिलता है। इसे साहित्यकारों ने हिंदी, हिंदवी, देहलवी, दक्षिणी, जबानी हिंदुस्तान आदि नामों से भी पुकारा है। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने दक्षिणी हिंदी के संबंध में लिखा है। कोटेशन याद रखिए, पूछा जाएगा तो पूछ सकते हैं कि यह किसका है, तो प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन का है। इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी मतलब हरियाणवी लिखना चाहिए, पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें अरबी फारसी के अनेक शब्द सम्मिलित हो गए थे। और इनका दूसरा कोटेशन है, इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा में काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबानी हिंदुस्तान, कभी दक्खनी कहकर पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं देखते हैं। जैसे रचनाकार हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, पूरा नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। इनका जन्म 1318 में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मेराजुल आस्किन, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा, या फिर इसी का नाम है 12 मासा। और अगले हैं हमारे रचनाकार मुल्ला वजही। इनका जो रचना है सबरस 1635 का है। कुतुब मुस्तरी भी इन्हीं का है। आगे मोहम्मद अली कुतुब शाह हैं, इनका जो रचना है कुलियाते कुली कुतुब शाह। हुसैन अली खां की रचना है चार दरवेश 1838 का। दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं कौन, मतलब कि यही आपके जो रचना लेखक माने जाते हैं आपके हुसैन अली खां। मेराजुल आस्किन को दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें सूफी धर्म का उपदेश है। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस को, मेराजुल आस्किन को दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। दोनों तथ्य याद रखिए। और चार मतलब यही है माना जाता है। इसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है सबरस में। चार दरवेश फारसी की रचना है, जिसका अनुवाद दक्षिणी हिंदी में हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए किया था। तो चार दरवेश मूल रूप से किस भाषा में है, फारसी में। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। कुछ रचनाकारों ने गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य को लिखा है, और उनका रचनाओं का परिचय इस प्रकार से है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य कौन कौन है रचनाकार देखते हैं। सोढ़ी मिहिर वानु 1581 में इनका जन्म है। इनकी रचना है सचूसंड पोथी। हरिजी हैं सोढ़ी मिहिर वानु के पुत्र जो थे। इनकी रचनाएं हैं सुस्मनी सहसर नाम गोसठ गुरु मिहिरवानी पोथी हरिजी। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि यह अपने पिता का भी लिखे हैं और अपने नाम से भी लिखे हैं, हरिजी और गुरु मिहिरवानी वानु। आगे हैं दयालु अनेमी 1675 में इनका जन्म है। अवगतुल्लाह 1675 का। अष्टावक्र भाषा है। गीता भाषा 1721 का है। सोढ़ी मिहिरवानु ने सचूसंड पोथी में गुरुवाणी की व्याख्या की है। अब देखते हैं खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और उसके रचनाकार, जहाँ से कि हम लोग ज़्यादातर सुनने में हम लोगों को मिलता है।
और यह थोड़ा सा सशक्त और आपका सरल भाषा यहाँ से आया। खड़ी बोली का जो विकास हुआ। चंद छंद वर्णन की महिमा है, यह गंग कवि के द्वारा लिखित है। समय उस समय था अकबर समकालीन। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का है। समय था 1741। जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद दौलत राम का है। समय 1761। मंडोबर का वर्णन आपका इसके कब का है, यह आपका है 1773 से 1783 इसका समय काल रहा है। इसके रचनाकार नहीं प्राप्त हो पाए हैं, मतलब निश्चित रूप से। इसके बाद है पंचांग दर्शन 1800 का है, मथुरा प्रसाद शुक्ल के द्वारा लिखित। प्रेम सागर 1800 का लल्लू लाल के द्वारा, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नासिकेत उपाख्यान भी 1800 का है, सदल मिश्र के द्वारा। रानी केत की कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा 1798 से 1803 इसका कार्यकाल रहा है, समय काल। सुख सागर सदा सुख लाल का है 1818 का। लगभग यह नीचे के जो चार हैं, चाहे आपका सुख सागर, रानीकेत की कहानी, नासिकेत उपाख्यान, प्रेम सागर, यह सब आपको पता होगा। प्रेम का सागर लल्लू लाल, नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र, रानीकेत की कहानी ईसा अल्लाह खां, सुख का सागर सदा सुख लाल, सदा सुख, इसमें सुख, इसमें सुख, उसमें सुख, तो यह आसानी से सबको पता होगा। अब देखते हैं रचनाएं और रचनाकार और रचनाएं। जैसे सदा सुखलाल, इनका जन्म 1756 का है। इनकी रचनाएं हैं सुख सागर और मुंतक बुत्तवारिक। मुंतक बुत्तवारिक है खड़ी बोली में, आपका सुख सागर खड़ी बोली में है। और अन्य उल्लेखनीय बिंदु की बात की जाए, थोड़ा सा इसे छोटा कर लें तब एक साथ दिखेगा। तो जो सुख सागर है उसमें विष्णु पुराण को आधार बनाकर सुख सागर की रचना की गई है। यदि पूछ दिया गया कि इसमें किसको आधार बनाया गया है, तो विष्णु पुराण को। मुंतक बुत्तवारिक इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें इनकी बुद्धि प्रकाश पत्रिका नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण है। यह नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण। ईसा अल्लाह खां, जन्म 1752। इनकी जो प्रसिद्ध रचना क्या रही है, रानीकेत की कहानी, और इसको उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उदयभान चरित के नाम से किसको जाना जाता है, तो रानीकेत की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। खड़ी बोली में है। इसका विषय वस्तु की बात करें तो हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा, जिससे खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। यह शैली कैसी है, हास्य प्रधान है। लल्लू लाल की कुछ ज़्यादा ही रचनाएं हैं। 1763 में इनका जन्म हुआ। सिंहासन बत्तीसी 1801 का है, खड़ी बोली में है। और इसका जो विषय वस्तु है, काजी मली की सहायता से ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद। बैताल पचीसी 1801 का है, खड़ी बोली। संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथाली तथा मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया। माधोनल 1801 का है, खड़ी बोली में है। राजनीति 1802 का है, ब्रज भाषा में है और इसमें हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। प्रेम सागर 1810 खड़ी बोली। प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रज भाषा अनुवाद में रचित भागवत पुराण के दशम स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। लतायफ हिंदी 1810 का है, खड़ी बोली में है। इसे लल्लू लाल ने बजुबानी रेख्ता कहा है। बजुबानी रेख्ता किसको लल्लू लाल ने कहा है, लतायफ ई हिंदी को। यह खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी भाषा की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। शकुंतला नाटक 1810 का खड़ी बोली का है। ब्रजभाषा व्याकरण 1811 का खड़ी बोली, यह लल्लू लाल की मौलिक रचना है ब्रजभाषा व्याकरण। सभा विलास 1815 का खड़ी बोली में है। और लल्लू लाल की रचनाएं आप देख सकते हैं 11 रचनाएं। यदि इसको आप देख लेते हैं तो लल्लू लाल की रचनाओं में आप धोखा नहीं खाएंगे कभी। माधव विलास 1817 का ब्रजभाषा में है। चंपू काव्य है, चंपू का मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का चित्रण है इसमें। और इनका लाल चंद्रिका 1818 का है, ब्रजभाषा में है। यह बिहारी सस्सई की टीका है, बिहारी सस्सई की टीका है। सदल मिश्र की बात करें, कौने मिश्र, सदल मिश्र की बात की जाए तो 1767 में जन्म है। जन्म इसलिए कि जन्म काल क्रमानुसार पूछा जाता है। इनकी रचना है नासिकेत उपाख्यान या फिर चंद्रावली। 1803 का है, खड़ी बोली में है। इनकी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। नचिकेता इसलिए नासिकेत उपाख्यान है नाम भी। रामचरित 1806 का है। रामचरित अध्यात्म रामायण पे आधारित है। हिंदी पर्शियन वाकेबुलरी 1809 का है। तो अब आगे जो हम देखेंगे जो हम देखने वाले हैं वह काफ़ी अच्छी प्रकार से हम देखने वाले हैं।
इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबंध चार महानुभाव, यानी कि जो मुंशी सदा सुखलाल हैं, इनका पूरा नाम मुंशी सदा सुखलाल नियाज हैं, ईसा अल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं। तो जो खड़ी बोली के चार स्तंभ माने जाते हैं, चार चरण, उनके बारे में हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं और उन्होंने क्या कहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अथेंटिक भी है, देखिएगा ध्यान से। मुंशी सदा सुखलाल नियाज के बारे में पहले, संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे। ऐसा पूछा भी जाता है कि ऐसे पूछ दिया, संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाला भाषा कहते थे। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस विद्वान के बारे में कहा है? ऑप्शन सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, और भी आपके नाम वहाँ पे आ जाएंगे, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ये सब। तो संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे कौन? मुंशी सदा सुखलाल। जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया, रस्म रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। तो यह आप कह सकते हैं, यह पंक्ति देके पूछ सकता है कि किसका है, तो यह मुंशी सदा सुखलाल का है। मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। वे एक भगत आदमी थे। अब देखते हैं ईसा अल्लाह खां के बारे में क्या कहा है। ईसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। इन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। पूछा भी जा सकता है कि किसने, शुक्ल के अनुसार किसने अपनी भाषा को 3 प्रकार से शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली थी? बाहर की बोली से, गवारी से और भाखापन से। तो यह कथन ईसा अल्लाह खां का है। और बाहर की बोली का मतलब है अरबी, फारसी, तुर्की। गवारी मतलब ब्रजभाषा और अवधी। भाखापन मतलब संस्कृत के शब्दों का मेल। यह 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त कर रखने की प्रतिज्ञा की थी। अपनी रानी केत की कहानी की भाषा के संबंध में उन्होंने लिखा है, कौन? ईसा अल्लाह खां ने। यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का मेल है न पूट। यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का मेल है न पूट, यानी इसमें केवल आपका हिंदी ही आपका हिंदी के सिवा और कोई बोली का इसमें प्रयोग नहीं है, कोई पुट नहीं है। ईसा अल्लाह खां ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया, पर बहुत कम। आगे इनका है, इनके बारे में शुक्ल जी का कथन, आरंभ काल के चारों लेखकों में ईसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो कहा है चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार, यह किस लेखक के बारे में कहा है? तो यह भी ईसा अल्लाह खां के बारे में है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मच चुकी थी, जिसमें उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि ईसा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म स्वभाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्राय विराम भी ईसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी ईसा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखा है। लल्लू लाल के बारे में देखते हैं। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये जान नहीं पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे, तो ऐसा आके आपको फंसाया जा सकता है। तो यह कथन आपका शुक्ल जी का लल्लू लाल के बारे में है। ईसा के समान मतलब यहाँ पूछ सकता है कि संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। यह कथन शुक्ल जी ने किस विद्वान के बारे में कहा है? तो लल्लू लाल। ईसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों को न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। पर लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाए, सरिनाथ, सोई, भई, कीजय, निरख, लीजो, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द नहीं रखे, यानी ऐसे शब्द से बचे हैं। लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा का योग्य। मतलब सीधा सीधा शुक्ल जी ने इनके बारे में कह दिया है, चाहे खराब लगे चाहे बढ़िया।
सदल मिश्र के बारे में क्या लिखते हैं, इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रजभाषा के कुछ रूप और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फूल्हन के बिछौनों, चौंदिस, सुनी, सोनहन के थम आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते थे, जड़ाई जड़ाई, बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। तो गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। यह आप इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदा सुख ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में इनका विशेष स्थान समझना चाहिए। खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन संवत 1860 यानी 57 घटा दीजिए तो 1803 सन हो जाएगा। तो 1803 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक 1896 ईस्वी के पूर्व की नहीं मिलती है। संवत 1860 और 1915 यानी इसको सन में देखा जाए तो सन 1803 से 1800 और 1858 1803 और 1858 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही रहा और सन 1857 के बल्बे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली, यानी उसके बाद ही हिंदी गद्य परंपरा का विकास अच्छी गति से हुआ। आगे देखते हैं मतलब यहाँ से थोड़ी से हम लोग आखिरी चरणों में पहुँच चुके हैं आज के। राजा शिव प्रसाद सितारे, जो राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह हैं, हिंदी खड़ी बोली के आरंभिक दौर में सदा सुखलाल नियाज प्रभृति 4 महानुभावों के साथ राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह का भी स्मरणीय योगदान रहा है। आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं। क्या प्रकट किए हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के बारे में? 1856 ईस्वी में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, उस समय अन्य विभागों के समान वहाँ भी मुसलमानों का जोर था और उन्हें भाखापन का मतलब हिंदी संस्कृत से प्रभावित हिंदी और संस्कृत दोनों से प्रभावित हिंदी को भाखापन कहा जाता है, का डर रहता था। राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल अब आता तो मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते, अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उन्होंने अपने मित्रों पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि के सहयोग के द्वारा साहित्य के कोर्स की पुस्तकें तैयार करनी शुरू की। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें यानी राजा भोज का सपना और मानव धर्मसार आदि लिखी, वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। राजा शिव प्रसाद सितारे खुद साहित्यकार थे, उनमें उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों जैसे कि इतिहास तिमिरनाशक इत्यादि में दिखाई पड़ता है। मानव धर्मसार नामक पुस्तक की भाषा तो इन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी थी। साथ ही अपने गुटका जो साहित्य की पाठ्यपुस्तक थी, गुटका में भी थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श रखा है। किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंदता पूर्वक प्रयोग हो और संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ ना कुछ बढ़ता ही गया। इसके कारण पड़ताल करते हुए लिखा, अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में क्या है? उर्दूपन की ओर बढ़ते झुकाव के कारण राजा शिव प्रसाद लगातार अरबी फारसी मिश्रित हिंदी की बात करने लगे, जिसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। प्रकृति विरुद्ध राजा शिव प्रसाद समर्थित थे। प्रकृति के विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। और क्या है इनके बारे में? हाँ, देखते हैं यहाँ पे।
रचनाकार और रचनाएं यदि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देखें, जिन्हें कि राजा शिव प्रसाद सिंह भी कहा जा रहा है। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद 1823 में जन्मे हैं। राजा भोज का सपना इनका एक है। आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्मसार जो कि भाषा का इतिहास है। वीर सिंह वृत्तांत, उपनिषद सार, इसमें भारत के पुराने राजाओं का हाल है। भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, इसमें सिखों का उदय और अस्त इसके में बताया गया है वामा मनोरंजन में। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826 में हुआ था। इनकी पुस्तक है शकुंतला 1862, रघुवंश 1878, कालिदास की रचना का अनुवाद है। और मेघदूत 1882 का है। मेघदूत 1882 का यह संग्रह पुस्तिका है जो स्कूली बच्चों के लिए लिखी गई थी। कौन कौन यही आपका कौन सा है, यही है वीर सिंह वृत्तांत। वीर सिंह वृत्तांत, यहाँ पे देखिए स्टार लगा है और यहाँ पे भी स्टार लगा है, तो स्टार का मतलब यह संस्कृत पुस्तक कौन, वीर सिंह वृत्तांत, जो कि स्कूली बच्चों के लिए लिखी गई थी राजा के द्वारा। शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। भारतेंदु गुरु कौन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी पंक्तियों में प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर हर साल देता है यहाँ से। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देख लेते हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उसमें एक फोर्ट विलियम कॉलेज था, इसीलिए इसका नाम बार बार आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई मार्किवस वेलेजली के द्वारा, यानी कि हाई मत याद कीजिए, वेलेजली याद कीजिए, 1800 में वेलेजली के द्वारा। सदल मिश्र और लल्लू लाल इस कॉलेज से संबद्ध थे। जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट को गिलक्राइस्ट के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों 19 जो आपके ग्रंथों की रचना की। ए डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी प्रमुख कृति है। ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गिलक्राइस्ट ने हिंदी उर्दू रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। हिंदी उर्दू रेख्ता और हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट के अनुसार खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं, दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी, हिंदवी, दरबारी या फारसी। हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट ने द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहा है। हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। अन्य बिंदु की बात की जाए तो 1809 में विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम नाम से शीर्षक किया। बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम नाम से किया विलियम केरे ने 1809 में। 1809 में ही हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में किया। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में पत्र पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका विस्तृत परिचय हिंदी पत्रकारिता वाले खंड में आपको मिलेगा। जब पत्रकारिता देखेंगे उसका प्रकाशन वर्ष और किस प्रकार का है, कहाँ से प्रकाशित होता था, तब वहाँ से पूछा जाता है लगातार क्वेश्चन। तो आपको यह कैसा लगा हिंदी गद्य का विकास, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। बाकी अपने सवाल सुझाव लगातार देते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इसी प्रकार से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।